सुधा के वार ऊपर से पावरफुल जरूर लग रहे थे, पर अंदर से ताकत नहीं थी उनमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिचुअल की वजह से उसकी ताकत खत्म हो गई थी और वो बस उसे डराने के लिए ऐसे बड़े बड़े मूव कर रही थी। पर जो भी हो, ये उस अधेड़ उम्र के आदमी के लिए ही अच्छा था। अगर उसे किसी तरह से वो प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उसने गॉड हॉल में जो योगदान दिया था, उसके बाद उसका लेवल बढ़ाने में मदद का इनाम तो उसे मिल ही जाएगा। जबकि मास्क वाली औरत अधेड़ उम्र के आदमी की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी और लगातार हमले किए जा रही थी। प्लेटफॉर्म पर आग और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर देवताओं की दुनिया से कनेक्शन जुड़ रहा था। औरत को रिचुअल ना रोकते देख आदमी बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम अपनी ही औकात नहीं समझ रही हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। और ऐसा कहकर उसने भी हाथ उठा लिया और अगले ही पल उसके हाथ में एक फरसा आ गया और एक बड़ी सी छलांग लगाकर उसने फरसे से औरत को मारा। फरसे की स्पीड इतनी थी कि उसने अपने पीछे स्पेस को भी चीर डाला। हाफ गॉडली लेवल के लड़ाकू की एनर्जी से लैस होते ही फरसे की नोक चमक रही थी। वो इतना खतरनाक लग रहा था कि मानो वो सामने आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर देगा। उसे देखकर विपिन भी पहचान गया हाफ गॉडली लेवल का खजाना। विपिन देख पा रहा था कि वो फरसा कोई मामूली हाफ गॉडली लेवल का खजाना नहीं था। उसके आगे तो उसकी वो मेटल चेन जो उसने संदीप से ली थी वो भी फीकी पड़ रही थी। और इसी के साथ विपिन को ये भी समझ आ गया कि हाफ गॉडली लेवल के खजानों में भी अंतर हो सकता था। वो भी छोटा मोटा अंतर नहीं, इतना अंतर जो कि बांटा नहीं जा सकता था। उधर फरसे की पावर देखकर मास्क वाली औरत भी शांत नहीं रह सकी। वो सावधान हो गई और उसने अचानक से सिर मोड़कर पास ही उड़ रहे प्लेटफार्म की तरफ देखा। फिर उसे पकड़ते हुए बोली, अगर मैं मरूंगी तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगी। उसके मुंह से प्लेटफार्म पर की आग उठी और उसने मास्क वाली औरत के सामने एक प्रोटेक्टिव दीवार बना दी। उसने सोच लिया था कि अगर उस आदमी को उस तक पहुंचना था तो उसे पहले प्लेटफार्म को तबाह करना होगा। लेकिन यही तो कैच था। उसके मास्टर ने उसे जो मिशन दिया था वो साफ था, उसे किसी भी तरह से प्लेटफार्म लेकर आना था। ऐसे में अगर प्लेटफार्म को कोई डैमेज हुआ तो प्लेटफार्म बेकार हो जाएगा और उसका मिशन फेल हो जाएगा। और वो औरत उसी बात का फायदा उठा रही थी, इसलिए ही वो ऐसा कर नहीं सकता था। औरत का खेल देखकर आदमी ने अपना फरसा नीचे खींचा और गुस्से से औरत को देखते हुए बोला, जिद्दी बुढ़िया। उसे गुस्सा होते देख मास्क वाली लड़की हंसने लगी। समझ लो कि मरने से पहले मैं खुद इस प्लेटफार्म को अपने ही हाथों से तबाह कर दूंगी। हाँ, ऐसा करके मैं अपने पूर्वजों को निराश करूंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी हमारे स्टार पैलेस को जानवरों के हाथ में जाते नहीं देखना चाहेंगे, इसलिए सोचना भी मत। हाँ, ताकत के मामले में वो आदमी की बराबरी नहीं कर सकती थी। ऊपर से आदमी के पास एक हाफ गॉडली लेवल का खजाना भी था, जिसके बाद तो वैसे भी उसका कोई चांस नहीं था। ऐसे में वो बस इतना ही कर सकती थी कि सामने वाले को भी वो ना मिल सके जो उसे चाहिए था। वो जानती थी कि उसे वो प्लेटफॉर्म चाहिए था और इसलिए वो ये भी जानती थी कि प्लेटफॉर्म का नाम लेकर वो उसे डरा भी सकती थी। इधर सुधा की धमकी सुन आदमी उसे गुस्से से घूरने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके माथे से शिकन चली गई और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो बोला, अगर ऐसा है तो शायद मुझे पहले उससे शुरू करना चाहिए। फरसा फेंका, लेकिन इस बार उसका टारगेट सुधा नहीं बल्कि जमीन पर लेटा रमन था। फरसा अपनी तरफ से आते देख रमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खुद को बचाने के लिए ताकत जमा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चोटों की वजह से वो अपने आप को जमीन से भी नहीं उठा पाया। और फिर एक उदास चेहरे के साथ वो मास्क वाली औरत की तरफ देखकर बोला, पैलेस मास्टर सुधा, आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। जब तक आपके पास वो प्लेटफॉर्म है ये आपके ऊपर मूव करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए। मास्क वाली औरत ने सिर हिलाया और फिर प्लेटफॉर्म पकड़कर रमन के सामने जा पहुंची। अगर तुम जो कर रहे हो उसे ना रोका तो ये प्लेटफॉर्म तबाह हो जाएगा। उसने सामने देखकर आदमी ने फिर से फरसा रोक लिया और गुस्से से बोला, घटिया औरत। आदमी को इतना गुस्सा आ रहा था कि मानो वो खड़े खड़े फट ही जाएगा। फरसे के आसपास एनर्जी की लहरें उसकी पावर दिखा रही थी, जिसकी शॉक वेव उसके कहीं दूर तक फैल रही थी। आदमी ने अपना अटैक रोक तो दिया था, लेकिन उसकी स्पीड का जो इम्पैक्ट था वो अभी तक नहीं रुका था, जिसकी वजह से सिर्फ स्पेस नहीं बल्कि धरती पर भी क्रैक पड़ रहे थे। और ऐसे ही एन मौके पर अचानक से औरत का चेहरा फीका पड़ गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गई। शौक में उसने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि बुरी तरह से घायल रमन खड़ा हो रहा था और अपने मुंह से निकलता खून पहुंच रहा था। और फिर वो बोला, माफ कीजिए हॉल मास्टर सुधा, हम भी प्लेटफॉर्म को डैमेज होने नहीं दे सकते थे, इसलिए हमें ये खेल रचना पड़ा। आशा करता हूँ कि आप भी हमारी मजबूरी समझ सकेंगी कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ा। कमीने, धोखेबाज। औरत गुस्से से बोली, अब क्या वो महान मिस्टेक हॉल भी गॉड हॉल के आगे झुक गया है? उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रमन, जिसने उसके लिए अपनी जान का रिस्क लिया था, वो असल में गॉड हॉल से मिला हुआ होगा और अभी जो हुआ वो सब नाटक होगा। वो तो छोड़ो, विपिन जो साइड में छिपकर ये सब देख रहा था उससे भी शौक लगा। उसे ये अजीब तो लगा कि कैसे उस अधेड़ उम्र का आदमी ने कैसे स्टार पैलेस में इतनी जल्दी रमन से हार मान ली थी, जबकि यहाँ पर तो वो उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। फिर उसने सोचा कि शायद वो एक कदम पीछे लेकर स्टार पैलेस को मूव करने के लिए उकसा रहा होगा ताकि वो कुछ करे और फिर वो उनका पीछा करते हुए सुधा तक पहुंच जाए। लेकिन इस थ्योरी में इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि रमन सुधा के पास जा रहा होगा या फिर स्टार पैलेस मूव करेगा ही। आखिरकार बात लड़ाई की थी और अगर स्टार पैलेस सुधा के रिचुअल पूरा करने तक रुक जाए तो उन्हें तो वैसे भी देवता की प्रोटेक्शन मिल जाएगी और पासा पड़ जाएगा। ऐसे में अपना तुक्का सही लगने का इंतजार अधेड़ उम्र वाले आदमी को महंगा पड़ सकता था। लेकिन तभी रमन आ गया अपनी तसल्ली भरी बातें लेकर, जिसके बिना शायद वो सब सुधा तक कभी पहुंच ही ना पाते। विपिन को पहले से लग रहा था कि रमन ईशानी और पारुल के डर का फायदा उठाकर उनसे सुधा की लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहा था। और ये ख्याल आते ही उसे एक पल के लिए ऐसा भी लगा था कि कहीं रमन गॉड हॉल के साथ ही तो मिला हुआ नहीं था।
लेकिन फिर जब ये कन्फर्म हो गया कि रमन मिस्टिक हॉल का ही एक श्रेष्ठ था, तो उसने ये शक अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन देखो, उसका शक सही निकला। उधर अधेड़ उम्र का आदमी भी बोला, हाँ, अब जब प्लेटफार्म हमारे हाथ में आ ही गया है तो इसे जिंदा क्यों रखना। सही कह रहे हो। रमन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर उसने अपनी सारी एनर्जी अपने हाथ में चैनल की ताकि एक ही बार में औरत को मार सके। लेकिन उसी एन मौके पर अचानक से कदमों की आवाज़ आई और फिर वो दो लोग चौराहे में आए। ये दोनों आदमी उन 4 हाइकिंग लेवल के एक्सपर्ट्स में से ही थे जो अधेड़ उम्र में आदमी के साथ आए थे। उन्हें देख आदमी बोला, तुमने इस कीड़े को मारा जो हमारा पीछा कर रहा था? वो कीड़ा बहुत तेज़ है, उसे पता था कि हम उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए हमारे मूव करने से पहले ही भाग गया। एक आदमी ने जवाब दिया, भाग गया? ये सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी जरा नाखुश हो गया, जिस पर रमन बोला, वो आदमी शायद सप्तार हॉल का नया हेड है, उसे पीछे छुड़ाना आसान नहीं होगा। सप्तार हॉल का नया हेड? अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। हाँ, रमन ने जवाब दिया, मैंने देखा कि वो भी अचानक से ही ऊपर आया था, ठीक उस सेक्ट लीडर विपिन सैन और हॉल मास्टर आरव सिंह की तरह। इसलिए मैंने उसका बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश की, पर मुझे अब तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। लेकिन फिलहाल उस पर ध्यान देकर कुछ नहीं होगा। पहले इस प्लेटफॉर्म को मास्टर के पास वापस ले चलते हैं, उस आदमी से हम बाद में भी निपट लेंगे। हाँ, ये काम पहले जरूरी है, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा और फिर औरत की तरफ एक बार फिर से देखकर बोला, इसे मारने के बाद चलते हैं। ठीक है, रमन ने कहा। लेकिन तभी दोनों हाइकिंग लेवल के एक्सपर्ट्स आगे आए और बोले, प्लीज हमें ये करने दो, मैं हॉल मास्टर रोहन खन्ना को पकड़ नहीं पाया, उसके बदले में ये करना चाहता हूँ। और फिर उनमें से एक आदमी औरत के पास चला गया, जबकि दूसरा वहीं उसी अधेड़ उम्र के आदमी के पास में खड़ा रहा। ये सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी बोला, ठीक है, फिर ये तुम ही कर लो। लेकिन तभी अचानक से 2 पावरफुल तलवार एनर्जी की लहरें एक साथ निकली, सीधे अधेड़ उम्र के आदमी और रमन की पीठ की तरफ। वो दोनों हाइकिंग लेवल के एक्सपर्ट और कोई नहीं, विपिन और उसका क्लोन था, जिन्होंने भेष बदल कर ये मूव किए थे। अचानक से हुए हमले से रमन और उसका साथी दोनों हैरान रह गए, और क्योंकि सही वक्त पर रिएक्ट नहीं कर पाए, इसलिए दोनों को चोट भी लग गई। और उन दोनों का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके ही नौकरों ने उन्हें क्यों मारा था। मार डालो उसे, विपिन जोर से बोला। रमन और उसके साथी को यूं तो बहुत ही घातक घाव लगे थे, लेकिन हाफ गॉडली लेवल के वो दोनों इतनी आसानी से नहीं मरने वाले थे। और विपिन जानता था कि अगर वो संभल गए तो पल भर में उनके ऊपर पलटवार कर देंगे। इसलिए उसने ऑर्डर दिया और बेहिचक अपना बीस्ट बैग खोल दिया। और सबसे पहले तो हाफ गॉडली लेवल की मेटल चेन उड़कर आई और उसने आदमी को जकड़ लिया। उसी वक्त काला कच्छप और शार्क 3 अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ बढ़े, जबकि शार्क 1 और शार्क 2 विपिन के क्लोन की मदद करने लगे रमन से निपटने में। उन सभी की ताकत जमीन पर कम होती जाती थी, लेकिन फिर भी आम लोगों के मुकाबले तो बहुत ज्यादा थी। उनके मूव करते ही अधेड़ उम्र के आदमी की बॉडी पर भी काटने के बड़े बड़े छेद हो गए। मेटल चेन उसे पकड़े हुई थी, जबकि शार्क उसके हाथ पकड़कर उसे काटने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि उस अधेड़ उम्र के आदमी को सोचने का भी मौका नहीं मिला था। लेकिन फिर भी वो इस शौक से जल्दी ही उबर गया और उसने अपना मूव कर लिया। उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल खूंखार फीलिंग निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में पूरी दुनिया को तबाह कर डालेगा। ऐसे ही गुस्से में उसने अपने फरसे से उसे घेरने वाले तीनों हाफ गॉडली लेवल के जीव और चीज को हटाने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से उसके फरसे की मूवमेंट अचानक से रुक गई, क्योंकि एक हाई किंग लेवल के एक्सपर्ट की लाश ने उसे रोक दिया। अपनी ऐसी हालत देखकर आदमी ने बहुत कोशिश की कि वो फरसा उस लाश को चीरकर उसकी मदद के लिए आ पाए, लेकिन ऐसा कुछ होता उससे पहले ही लाश के अंदर अजीब सी एनर्जी उठने लगी और फिर लाश फट गई, जिसकी शॉकवेव से फरसा भी दूर झटक गया। उस पर उस धमाके का इतना इम्पैक्ट पड़ा था कि वो अपना बैलेंस वापस पाने के लिए हवा में ही घूमता जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि हाफ गॉडली लेवल का फरसा पावरफुल होता था, जिसे रोक पाना बेहद मुश्किल होता था। लेकिन एक हाई किंग लेवल के एक्सपर्ट के फटने से वो अंदर तक हिल गया था और कुछ देर के लिए कंफ्यूज भी हो गया था, जबकि विपिन को ऐसा करने से कोई तकलीफ नहीं थी। आखिरकार उसने रमन और उसके साथी के साथ वही तो किया जो उन्होंने सुधा के साथ किया था। जैसे रमन ने बिना किसी इमोशन का लिहाज किए स्टार पैलेस को धोखा दिया था, ठीक वैसे ही उनके साथी का भेष लेकर विपिन ने उनके साथ किया। आखिर जंग में सब जायज जो होता था।